हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अग्रवाल ट्यूटोरियल्स में। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम रिलीज कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में 31 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मर के। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 32nd क्वेश्चन। ठीक है, तो 32वें सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पार्ट नंबर 1 को जरूर देखें और उन क्वेश्चंस को समझें और उसके बाद पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 एंड 32nd क्वेश्चन है हमारे पास। ए ट्रांसफॉर्मर steps up or down DC voltages, changes AC to DC, step up or down AC voltages और changes DC to AC। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर AC पे काम करता है, सबसे पहली तो चीज ये। दूसरी चीज, पावर को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, यानी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए। इनपुट पावर मीन्स V1 I1, आउटपुट पावर मीन्स V2 I2, और यू कैन से V1 upon V2 is equals to I2 upon I1। इन दिस केस आप देखते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप का होता है, यानी कि वोल्टेज को घटा सकता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड ऑन ईच ऑफ द वाइंडिंग। एंड जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा उसके रिस्पेक्ट में आपका ये करंट भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट इंक्रीज होगा। सो इन दिस केस यू विल हैव करेक्ट ऑप्शन एज स्टेप्स अप और डाउन द एसी वोल्टेजेस। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पर ही काम करता है। Next question is the primary winding of a transformer has 120 volt AC supply, यानी कि V1 का वैल्यू दिया है 120 volts. What is the value of secondary voltage if the turns ratio is 10? टर्न्स रेशो का क्या मतलब होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ रेशियोज लाइक टर्न्स रेशियो, वोल्टेज रेशियो, तो उनका मतलब है प्राइमरी टू सेकेंडरी। दैट मींस कि हियर इट इज गिवन दैट कि N1 upon N2 is equals to 10। ठीक है, आपको निकालना है सेकेंडरी का वोल्टेज एंड यू नो V2 upon V1 equals to होता है N2 upon N1। From here you will have V2 is equals to V1 into N2 upon N1, that is 120 upon N2 upon N1 will become 1 upon 10, that will be 12 volts। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 volts from here। Next question is a transformer has a primary coil with 1600 loops। प्राइमरी पे 1600 loops है तो that is N1 is equals to 1600। सेकेंडरी पे आपके पास 1200 loops है तो N2 है आपका 1200। If the current in the primary coil is 6 ampere, then what is the current of the secondary coil of a transformer? So again we'll use the transformation ratio as N2 upon N1 is equals to I1 upon I2। ये transformation ratio का relation होता है। From here we want to find out I2 and this I2 will become equals to N1 I1 upon N2, that is 1600 into 6 upon N2, that is 1200। तो ये आपका हो गया 8 एम्पियर। तो I2 का आंसर 8 एम्पियर होना चाहिए, बट आंसर्स में कुछ और ही दिया है तो दैट मीन्स कि ऑल द 4 आंसर्स आर रॉन्ग इन दिस केस। तो करेक्ट आंसर इज 8 एम्पियर। तो इन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी कभी देखने को मिल सकते हैं जिसमें करेक्ट ऑप्शंस ही ना हो, तो आपको हमेशा काम आएगा तो आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आप सही से सॉल्व कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंडरी वोल्टेज इज 440 वोल्ट। सेकेंडरी है 440 वोल्ट एंड प्राइमरी है आपके पास 220 वोल्ट। कंपैरिजन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल। आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको कंपैरिजन पूछा है सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी, और अल्टरनेटिव यू कैन से V2 upon V1 आपसे पूछा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2:1, दैट इज दिस वन। Next question is the transformer has 6 windings in primary core, N1 is 6, 3 in the secondary core, N2 is 3, primary voltage is 440, what is the secondary side? So V2 upon V1 is equals to N2 upon N1, this will become the relation 3 upon 6 into V1 is 440, your answer will be 220 volts। So once again in this question your 4 options does not match to the actual answer। आपका जो actual answer है वो है 220 volts। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर, इसमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर जो पावर ट्रांसफर करता है वो विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी करता है। वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, whether it is a step up or a step down. So the correct answer is frequency. The efficiency of a transformer is maximum when eddy current is equals to iron loss, hysteresis equals to copper loss, eddy current equals to hysteresis loss और iron loss equals to copper loss. तो basically maximum efficiency की condition होती है PI is equals to x square of PC, यानी कि iron losses should be equals to copper losses for full load. अगर x की वैल्यू 1 हम यहाँ कंसिडर करें तो we get PI is equals to PC, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। In a transformer, tappings are usually provided. Tappings, I hope कि आपको पता होगा कि टैपिंग का क्या मतलब होता है। टैपिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप किसी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स पे उनके नंबर ऑफ टर्न्स को पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जैसे आप देखते हैं सेकेंडरी साइड पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको 100% वोल्टेज मिलेगा व्हाटएवर इज अवेलेबल एट द सेकेंडरी। बट अगर आप कोई एक टैपिंग उसके 50% पर लगा देते हो, दिस इज 50%, दिस इज 100%, so you get 50% of the voltage across these two terminals and like that this is called a tapping. तो यहाँ पूछ रहा है कि टैपिंग किस तरफ प्रोवाइड करते हैं। तो जो टैपिंग्स हैं उसमें ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको हाई वोल्टेज साइड पर लगाना है या लो वोल्टेज साइड पर लगाना है। टैपिंग्स किसी भी साइड पे प्रोवाइड की जा सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर किस ट्रांसफॉर्मर को यूज कर रहे हैं, राइट। तो इट डजंट रियली मैटर्स कि विच साइड ऑफ द वाइंडिंग हैज टैपिंग, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए एंड बी बोथ। हाई साइड भी हो सकती है और लो वोल्टेज साइड भी हो सकती है। Which type of winding is used in the shell type transformer? Shell type transformer again आप सभी को डायग्राम में एक बार याद दिला देता हूँ। दिस इज द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जिसपे जो सेंट्रल वाला लिम्ब है उसके ऊपर आपकी सारी की सारी वाइंडिंग्स होती हैं। तो आउट ऑफ दीज 4 टाइप्स विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू दिस शेल टाइप? तो बेसिकली शेल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरह से हम रखते हैं कि जो हाई वोल्टेज साइड है वो बाहर की तरफ होती है, जो लो वोल्टेज साइड है वो अंदर की तरफ होती है, और हम इस तरह से उनको सैंडविच के टाइप से बनाते चले जाते हैं, यानी कि 2 हाई वोल्टेज के बीच में एक लो वोल्टेज, 2 हाई वोल्टेज के बीच में एक लो वोल्टेज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग वी यूज इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। Next question is the transformer draws the current when its secondary winding is open. ट्रांसफॉर्मर की अगर सेकेंडरी ओपन होती है तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा करंट ड्रॉ करता है? तो नेचुरली सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, इसका मतलब है नो लोड कंडीशन है। तो नो लोड कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक नो लोड करंट ड्रॉ करेगा, लेकिन वो करंट सेकेंडरी में नहीं होगा, वो करंट सिर्फ प्राइमरी में होता है। सो दैट इज व्हाई द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द पर्पस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर इज टू प्रोवाइड। ट्रांसफॉर्मर कोर में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको ट्रांसफॉर्मर कोर में फ्लक्स को फ्लो कराना होता है, और फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो इन दिस केस आपको फ्लक्स को अगर सही से इंक्रीज्ड क्वांटिटी में फ्लो कराना है जो कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन को इंप्रूव करेगा, उसके लिए लो रिलक्टेंस पाथ होना जरूरी है। सो वी नीड ए लो रिलक्टेंस पाथ, दैट मींस कि ट्रांसफॉर्मर कोर को लो रिलक्टेंस पाथ के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर कोर इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस। ट्रांसफॉर्मर कोर की बात हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मर कोर किन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है? हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर कोर को बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज होता है वो सिलिकॉन स्टील होता है, जो हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर कोर्स आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ लेमिनेशंस व्हिच इज required to minimize eddy current losses. That means कि कोर से हम दोनों टाइप के लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स आर जनरली मेड ऑफ। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को बनाने के लिए एक अच्छे कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, and that is copper material, which is the best option. Which of the following is not the property of oil that should be fulfilled before using in transformer? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑयल के अंदर नहीं होनी चाहिए? ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में which of the following is not the property? Yes,
सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में हम देखें तो केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो अनसर्टेन ना हो, स्टेबल हो उनकी रिएक्शंस, हमें पता हो कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल कब कैसा बिहेव करेगा, तो दिस इज अवेलेबल होना चाहिए। लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए। लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ मींस कि वो किसी भी तरह से लो इलेक्ट्रिकल उस लो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे किसी भी तरह उसका इंसुलेशन खराब ना हो, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ का मतलब वही है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर से काम लेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में करंट भी फ्लो करेगा, वोल्टेज भी होगा। तो उन कंडीशंस में अगर आप देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हाई वोल्टेज को बियर कर सके और करंट पास नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, राइट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए। और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ इज कंपलसरी फॉर ट्रांसफॉर्मर ऑयल, जबकि यहाँ पर हमें कहा है कि लो है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए और हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए। बाकी दो ऑप्शंस को और देख लेते हैं। हाई फ्लैश पॉइंट, हाई फ्लैश पॉइंट का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर कितनी हाई वोल्टेज तक फ्लैश प्रोड्यूस करता है। अगेन द सिंपल मीनिंग इज कि जितना हाई वोल्टेज आप उस पर अप्लाई करोगे उसमें किसी भी तरह का आर्किंग नहीं होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो ठीक है, ये भी होना चाहिए। और विस्कोसिटी ट्रांसफॉर्मर ऑयल की लो होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो हियर वी कैन से कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ये वाला जो क्वालिटी है लो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ये ट्रांसफॉर्मर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है लो विस्कोसिटी, तो बेसिकली लो विस्कोसिटी की अगर बात करें तो क्वेश्चन में आपसे बिफोर यूजिंग इन ट्रांसफॉर्मर पूछा है, जब तक वो ट्रांसफॉर्मर में नहीं गया है तब इनमें से कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो लो विस्कोसिटी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज बिफोर यूजिंग द ऑयल इनसाइड ट्रांसफॉर्मर विस्कोसिटी हाई होनी, विस्कोसिटी हमारी इसकी लो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएगा तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग एंड ऑल। सो दिस इज करेक्ट हियर इन दिस केस। Next question is function of transformer is to convert AC to DC, convert DC to AC, step down or up the DC और step up or down the AC। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मर AC पे काम करता है और वोल्टेजेस को और करंट्स को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हमें यूजफुल है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, इनमें से कौन सा पार्ट है जो बाहर से दिखाई देता है। आप इन चारों पार्ट्स को देखेंगे तो जो वाइंडिंग्स हैं वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर होती हैं विच इज नॉट विजिबल टू अस एट ऑल। दूसरा है ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है वो भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही होता है। यूजुअली ट्रांसफॉर्मर के बाहर से हमें जो दिखता है वो एक टैंक दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर आपके कोर वाइंडिंग्स ये सब चीजें होती है। लेकिन ये जो पार्ट है बुशिंग्स, आपने देखा होगा एक चॉकलेटी कलर का जो बाहर लगा होता है जिसपे वायर कनेक्ट होता है आके, उसको वहां पर बुशिंग बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर और बुशिंग्स का जो यूज है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर से कनेक्शंस को बाहर तक कैरी आउट करना। तो दिस इज द पार्ट विच इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस यूज्ड इन ए ट्रांसफॉर्मर। लेमिनेशंस की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो जो लेमिनेशंस है उनकी थिकनेस बहुत ही कम होती है। अगर आप इनमें से देखें तो जो मिनिमम आपका ऑप्शन है वो है 0.1 to 0.5 mm। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ लेमिनेशंस यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन एन ट्रांसफॉर्मर। इनमें से कौन सा पर्पस आयरन कोर को प्रोवाइड करने से फुलफिल होता है। प्रोवाइड द सपोर्ट टू वाइंडिंग, reduce the hysteresis loss, decrease the reluctance of the magnetic path and reduce the eddy current losses। So which one is the correct option here? ट्रांसफार्मर में आयरन कोर को प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कि ट्रांसफार्मर कोर से हमें फ्लक्स को फ्लो कराना है और फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए हमें लो रिलक्टेंस पाथ की जरूरत पड़ती है। सो फॉर दैट पर्पज आयरन कोर को प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसफार्मर में, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सेटअप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज ओनली वन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन द सर्किट, द ट्रांसफार्मर इज डेफिनेटली। कोई ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ हो उसको क्या कहते हैं। आपको पता है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो इस टाइप का दिखाई देता है, ये कोर टाइप है। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर को आप देखते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है जिसके अंदर दो मैग्नेटिक पाथ होते हैं
जिसमें एक साइड से एक पाथ और दूसरी साइड से दूसरा पाथ आपको मिलता है, यानी कि दो मैग्नेटिक पाथ आपको शेल टाइप ट्रांसफार्मर में मिलते हैं, जबकि एक सिंगल मैग्नेटिक पाथ आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मिलता है। तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। Which type of flux does transformer action needs? इसमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्लक्स ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए नीडेड है? तो Faraday's law of electromagnetic induction के अकॉर्डिंग rate of change of flux is required to produce the EMF. So in this case, constant magnetic flux, no. Increasing magnetic flux can be an answer. Alternating electric flux is not at all required. Electric flux यहाँ पर है. Alternating magnetic flux, yes, this should be correct because हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो alternating magnetic flux के ऊपर काम करता है, ना कि increasing magnetic flux के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। In the transformer, which of the following winding has got more cross sectional area? इनमें से किसका सबसे ज्यादा cross sectional area हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स कॉपर मटेरियल से बनती है, बाकी और किसी भी मटेरियल से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स नहीं बनाई जाती। दूसरी चीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो एरिया शुड बी मोर, और अगर करंट कम फ्लो करेगा तो एरिया शुड बी लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो इन दिस केस आंसर विल बी ओनली एंड ओनली द कॉपर वाइंडिंग, बिकॉज बाकी और टाइप की वाइंडिंग्स हम ट्रांसफार्मर में यूज नहीं करते। Primary winding of the transformer is always a high voltage winding, always a low voltage winding, could be either a low voltage or high voltage, cannot be determined। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड जो है वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों ही हो सकती है, डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का है। अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो V1 should be less than V1 should be less than V2, एंड अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो V1 should be greater than V2, राइट। तो इन दिस केस आप देखेंगे कि जो स्टेप अप का केस है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होंगे और स्टेप डाउन के केस में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे, तो ये किसी में भी हो सकता है। पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच अंडरगोज मोस्ट डैमेज फ्रॉम ओवरहीटिंग। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो ओवरहीटिंग की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है? तो सबसे पहले तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा पार्ट है जहां पर डायरेक्ट हीटिंग का इफेक्ट होता है वो वाइंडिंग्स हैं, क्योंकि जो मेजर करंट है वो वाइंडिंग में से फ्लो होना है, राइट। और वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन है उनके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस उस हीटिंग का पड़ेगा जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के कारण है। सो द पार्ट ऑफ दैट विच अंडरगोज ओवरहीटिंग का जो आंसर है वो है वाइंडिंग इंसुलेशन। If a transformer is continuously operated, the maximum temperature rise will occur in core, windings, tank और cannot be determined। तो कौन सा ऐसा पार्ट है ट्रांसफार्मर का जिसमें लगातार ऑपरेट करने से सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा? अगेन आंसर इज सेम, वाइंडिंग ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है क्योंकि वाइंडिंग से ही पूरा करंट ट्रांसफर होता है। सो द पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको मिलेगा दैट विल बी द वाइंडिंग। If secondary number of turns are higher than then secondary number of turns higher है यानी कि N2 greater than N1 है, और N2 greater than N1 मतलब है step up ट्रांसफार्मर। इसमें जो 1-to-1 ट्रांसफार्मर है उसका मतलब है K is equals to 1, यानी कि N1 और N2 both are equal, that is called 1-to-1 ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, सो स्टेप अप इज द राइट आंसर। If a transformer is having equal number of turns at primary and secondary, तो अभी मैंने जस्ट बताया लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ट्रांसफार्मर को जहां पर N1 और N2 बराबर होते हैं उसको 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहते हैं। 1-to-1 transformer are used because to isolate any part of the circuit electrically, to get more voltage, to get less voltage, to reduce losses present in the circuit। मोर वोल्टेज और लेस वोल्टेज तो नहीं हो सकता क्योंकि N1 और N2 दोनों बराबर होते हैं 1-to-1 ट्रांसफार्मर में। लॉसेस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि लॉसेस तो आपके नो लोड लॉसेस और कॉपर लॉसेस होते हैं जो करंट पे डिपेंड करते हैं और वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली 1-to-1 ट्रांसफार्मर का जो यूज है वो दो पार्ट्स को आइसोलेट करने के काम में लिया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच आइसोलेट्स टू सर्किट्स, वन सर्किट विच इज कनेक्टेड to its input side, another circuit which connected to its output side। तो उन दोनों
पार्ट्स को, उन दोनों सर्किट्स को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर्स का भी यूज करते हैं। तो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। A transformer cannot work on the DC supply because there is no need to change the DC voltage. A DC circuit has more losses. Faraday's law of electromagnetic induction are not valid since the rate of change of flux is zero or cannot be determined. तो DC पे यूज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां फ्लक्स कांस्टेंट होता है और फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से EMF इंड्यूस नहीं होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। द आंसर इज सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर से क्या क्या चीजें हैं? नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, interleaved primary and secondary windings, a common core for its primary and secondary, core of stainless steel and winding of the pure copper metal। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई लॉसेज नहीं होने चाहिए। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें ए ऑप्शन ज्यादा सुटेबल नजर आ रहा है क्योंकि वो सीधे सीधे यही कह रहा है कि कोई लॉसेज ना हो और कोई मैग्नेटिक लीकेज ना हो। बाकी के तीनों ऑप्शंस हमारे ट्रांसफॉर्मर से रिलेट नहीं करते। इंटरलीविंग प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होती है। इंटरलीविंग का मतलब है कि बैक टू बैक आप दोनों वाइंडिंग को जोड़ दो एक के पीछे एक। कॉमन कोर टू इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है, कॉमन कोर प्राइमरी और सेकेंडरी में, लेकिन आइडियल में ऐसा हो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। कोर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड वाइंडिंग ऑफ प्योर कॉपर, कोर स्टेनलेस स्टील की नहीं होती, नंबर वन चीज। वाइंडिंग कॉपर की होती है, लेकिन दिस इज आल्सो नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द आइडियल। तो ओनली ए ऑप्शन इज एक्सक्लूसिव फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। An ideal transformer will have maximum efficiency at a load such that copper loss equals to iron loss, copper loss less than iron loss, copper loss greater than iron loss, and it cannot be determined. So maximum efficiency ideal transformer में किस कंडीशन में आएगी ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आयरन लॉसेस इक्वल्स टू कॉपर लॉसेस, क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आती है जब कॉपर और आयरन लॉसेस दोनों बराबर होते हैं। तो आंसर ए विल बी द करेक्ट चॉइस हियर। Which of the following statement regarding an ideal single phase transformer is incorrect? Ideal single phase transformer के लिए incorrect option choose करना है। Transformer is having a turns ratio N1 upon N2 is equals to 1 upon 2 and drawing a current of 10 ampere from 200 वोल्ट AC सप्लाई। V1 आपको दिया है 200 वोल्ट और करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो 10 एम्पियर है, यानी कि I1 का वैल्यू 10 एम्पियर है। सो फ्रॉम दिस रिलेशन N1 अपॉन N2 is equals to V1 upon V2 is equals to I2 upon I1। इसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो we will have 1 upon 2 is equals to 200 upon V2 is equals to I2 upon 10। तो यहाँ से अगर V2 को देखेंगे तो V2 will be equals to 400 volts and I2 will be equals to 5 एम्पियर। ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। अब हम यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हैं। इट इज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नेचुरली N1 अपॉन N2 1:2 है तो स्टेप अप तो है, यस। सेकेंडरी वोल्टेज का वैल्यू 400 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट आ रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। इसका जो रेटिंग है वो 2 किलो वोल्ट एम्पियर है। रेटिंग V1 I1 और V2 I2, हमें V1 दिया है 200 वोल्ट, करंट I1 दिया है 10 एम्पियर यानी कि 2000 वोल्ट एम्पियर यानी कि 2 kVA। तो यस दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन हमने जो सेकेंडरी करंट निकाला है वो आया है 5 एम्पियर और यहाँ दे रहा है 20 एम्पियर, तो मतलब यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। That's all about this video. So we have covered total 62 questions from the transformer and 2 more videos are pending from the topic जो हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। बने रहें चैनल पे आगे आने वाले वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।